सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। क्लास 12 के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, हम बोर्ड पे ध्यान देते हैं तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब इस वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे तो उसी में हमको पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में जानने को मिलेगा। फिर इसी तरीके से हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जब हम डायपोल को समझ लेंगे तो फिर हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किस जगह पे? तो हमारे पास दो पोजीशन है, एक पोजीशन कहलाएगी एक्सियल पोजीशन और दूसरी कहलाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन की इतना डेटा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद एक टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल, और उससे रिलेटेड आपको सारे फॉर्मूले पता चल जाएंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई, इसको देखते हैं अपन। अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। A system of charges equal in magnitude and opposite in nature which are placed very close to each other is called electric dipole। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेरे पास दो चार्जेस हैं और दोनों का ही नेचर एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, जो कि बहुत ही थोड़े से डिस्टेंस पे एक दूसरे से प्लेस्ड है, एक दूसरे के पास रखा हुआ है। मतलब मैं एक ऐसा सिस्टम समझ रहा हूं जिस सिस्टम में मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज मेरा ये रखा हुआ है और एक चार्ज मेरा ये रखा हुआ है। दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड मैं क्यू बोल देता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू ही होगा। बस इसको मैं बता रहा हूं कि ये मेरा पॉजिटिव होगा तो दूसरा मेरा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा सा है। इस डिस्टेंस को हम मोस्टली किताबों में 2l के फॉर्म में पढ़ते हैं। 2l के फॉर्म में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसको जब हम हाफ करते हैं तो हाफ करने के बाद ये वाला डिस्टेंस मेरा l हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। ये कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस होता है। ये बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि ये जो एक्टिविटी है एटॉमिक लेवल पे परफॉर्म हो रही है। मतलब ये दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और उस बॉन्ड के बीच में ये इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम क्रिएट होता है। इसलिए ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा सा होता है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही पास में रखा हुआ होता है। और इस टाइप का सिस्टम क्या कहलाता है? ये सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल जब भी मेरे दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है और एक बॉन्ड क्रिएट करता है। मैंने बोला मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, वो दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और बीच में कुछ एटम्स की बॉडी आएगी। तो ये जो सिस्टम क्रिएट होगा मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का, ये क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट करेगा। तो ये हमारा टॉपिक है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक का नाम है हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है? अभी हम देख रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहां देखने को मिलता है? इलेक्ट्रिक डायपोल हमको मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं तो मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के फॉर्म होते हैं। एक को मैं बोल रहा हूँ पोलर मॉलिक्यूल्स और एक को मैं बोलता हूँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। मतलब जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे अपना सेंटर ऑफ मास नहीं बनाएगा, बल्कि अलग अलग पॉइंट पे बनाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहां बन रहा है, तो जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा वो इससे थोड़ा दूर बनेगा। जब इससे थोड़ा दूर बनेगा तो क्या होगा? इसके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा और जब एक गैप क्रिएट हो जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को एक इलेक्ट्रिक डायपोल देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल मेरे को कहां देखने को मिलता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मेरे को पोलर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब जिसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे लाई नहीं करता है, अलग अलग पॉइंट पे होता है।
ऐसी चीजों को मैं क्या बोलता हूँ, पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पोलर शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक प्रोसेस उठा रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास एक एटम है जिसका ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका नेगेटिव चार्ज है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस पूरे नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो यहां बनेगा, और जो पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास भी यही बनेगा। लेकिन जब मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजार देता हूं, तो अगर एक ऐसा सेटअप बन जाता है जिसमें मैं क्या देख रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अगर एक तरफ आ जाएगा, अगर मॉलिक्यूल्स का ऐसा सेटअप हो जा रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिसमें नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं इस मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो गया। अगर ये मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो जाता है तो मेरे को क्या देखने को मिलता है, मेरे को एक इलेक्ट्रिक डायपोल देखने को मिलता है। इसलिए मैं इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलता हूं, पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब इसका पोलराइजेशन हो चुका है। इसी के अपोजिट में दूसरा चलता हूं, क्या बोल रहा हूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही पॉइंट पे कोइंसिडाइज करता है। जैसे क्या बोला, इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसिडेंट पॉइंट, एक ही पॉइंट पे लाई करता है। इस टाइप की चीजें क्या कहलाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मेरे को कहां देखने को मिलेगा, H2 में, O2 में, N2 में। इसमें क्या होगा, अगर मैंने बोला अगर पॉजिटिव चार्ज मेरा यहां बन रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां बन रहा है, तो सारे नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास भी यही बनेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। जब कोई भी गैप नहीं होगा तो मेरे को कहीं भी इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म नहीं होगा। मतलब नटशेल में मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मेरे को किसमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मेरे को पोलर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म नहीं होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म नहीं होता है। तो ये इस तरीके से मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को समझने के लिए मैं दो मॉलिक्यूल समझ रहा हूं, एक है मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा है मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कुछ एग्जांपल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के, जैसे H2O मतलब अपना वाटर, मैंने बोला HCl, NH3, ये सब चीजें मुझे कहां देखने को मिल रहा है, पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स क्या है मेरे पास, H2O2, N2। इसके बारे में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको केमिस्ट्री वाले पार्ट में इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो होता है स्मॉल p। इसको स्मॉल p से दिखाते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने p के ऊपर एक वेक्टर साइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डेफिनेशन वाइज समझे तो क्या है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डायपोल लेंथ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ ऐसा होगा। ये मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास प्लस q है, यहाँ पे मैंने बोला माइनस q है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, 2l, और इसी डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, इसी डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ डायपोल लेंथ। तो अब मेरे को क्या बनाना है, मेरे को बनाना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। तो मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, तो कैसा लिखूंगा, मैं p लिखूंगा। तो कैसा बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज का मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज को ले लेता हूं। तो मैंने क्या ले लिया, दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास, q। तो दो में से किसी एक को लेना है, दोनों को नहीं लेना है। और फिर क्या आएगा मेरे पास, एंड द डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ क्या है मेरे पास, 2l। तो मतलब क्या हो जाएगा, q इंटू का 2l। तो ये चीज मेरे पास कहला रही है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। तो अब ये चीज मैं देख रहा हूं, ये चीज क्या कहलाती है, मेरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अगर मैं समझूं तो इसकी कुछ SI यूनिट भी होगी, तो इसकी कुछ SI यूनिट बना लेते हैं। तो SI यूनिट क्या बनेगी, चार्ज। तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। और ये 2l क्या है मेरे पास, 2l है मेरे पास डायपोल लेंथ। तो डायपोल लेंथ की SI यूनिट क्या होगी, ये होगी मेरे पास मीटर। तो इसकी SI यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी SI यूनिट बन जाएगी कूलम इनटू मीटर। अब ये मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैंने बोला कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसका कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा। तो हाँ, इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब ये मेरा नेगेटिव चार्ज है और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां होगा मेरा, ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ।
मैंने बोला कि ये जो दो चार्ज है इसके बीच का जो लेंथ होता है वो कहलाता है डायपोल लेंथ, और अगर इसको मैं एक्सिस इमेजिन करूं तो ये एक्सिस कहलाती है मेरे पास डायपोल एक्सिस। तो डायपोल एक्सिस में ही डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये मेरा इसका क्या शो कर रहा हूं ये मैं इसका डायरेक्शन शो कर रहा हूं। तो यहां पे मैं एक लाइन और लिख देता हूं कि इट्स डायरेक्शन will be from negative charge to positive charge। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक हुआ। टॉपिक का नाम क्या बोला हमने, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको हम किससे दिखा रहे हैं, पी से दिखा रहे हैं। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डायपोल लेंथ। ऐसा यूनिट क्या बन रही है, ऐसा यूनिट बन रही है कूलम इनटू मीटर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अब चलते हैं अपन अपने दूसरे टॉपिक पे आगे की तरफ। तो अब चलते हैं पर अपने अगले टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी किस जगह पे, इंटेंसिटी मेरी एक्सियल पोजीशन पे। तो इसको मैं डायग्राम बना के समझता हूं। तो डायग्राम के हिसाब से मैं ऐसे समझ सकता हूं कि मेरे पास एक डायपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो मैंने क्या बोला कि मैं एक डायपोल बना रहा हूं। तो डायपोल कैसे इमेजिन कर लेता हूं, एक डायपोल में ऐसे बोल देता हूं नेगेटिव चार्ज, और एक बोल देता हूं पॉजिटिव चार्ज। और ये मैं मान लेता हूं कि ये मेरी डायपोल एक्सिस है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं ए, और इसको नाम देता हूं मैं बी। इसका ये सेंटर होगा तो सेंटर को नाम देता हूं मान लो ओ। और इसी एक्सिस पे एक्सियल पोजीशन का मतलब इसी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट कंसीडर करता हूं। तो चलो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट में यहां इमेजिन करता हूं। तो इस पॉइंट को क्या नाम देता हूं, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं पी। ठीक, तो अब क्या है, अब मेरे को देख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हाँ करेगा, क्यों, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपनी पॉजिटिव चार्ज वाली फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये क्या है मेरे पास नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अपोजिट नेचर की शो करेगा। तो अब अगर मैं देखूं तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं पी पॉइंट पे ए चार्ज की वजह से फील्ड को समझूं तो कैसा होगा। तो मैं जानता हूं कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है। तो जो P पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। मान लेते हैं कि जो A चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी देगी वो इंटेंसिटी में क्या मान लेता हूं, वो इंटेंसिटी में E1 मान लेता हूं। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं समझूं कि मेरे पास माइनस Q चार्ज इमेजिन कर लेता हूं, इसको मैं माइनस Q बोल देता हूं और इसको मैं मान लो प्लस Q बोल देता हूं। तो माइनस Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, अंदर की तरफ। तो अगर मैं P पॉइंट पे समझूं तो P पॉइंट पे कैसा बनेगा मेरे पास, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा होगा, और इसको मैं मान लेता हूं ये कैसा होगा मेरे पास E2 होगा। तो अब मेरे को पता करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितनी होगी। मेरा सवाल ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे दोनों चार्ज की वजह से कितनी होगी। अब मैं इसका कुछ डिस्टेंस समझ लेता हूं। तो मान लेता हूं कि ये जो मेरा O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं R इमेजिन कर लेता हूं। और ये जो मेरा क्या है, ये पूरा मेरे पास क्या है, ये पूरा मेरे पास 2L है। 2L है तो ये भी मेरे पास L होगा और ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास L होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पता करूंगा। अब मैं देख रहा हूं कि जो मेरा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अभी जो इसका डायरेक्शन बन रहा है वो एक ही लाइन में बन रहा है। E1 मेरा इधर की तरफ जा रहा है और E2 मेरा इधर की तरफ जा रहा है, एकदम अपोजिट जा रहा है। जब एकदम अपोजिट जाएगा तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मैंने मान लिया कि जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मान लेता हूं, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में E मान लेता हूं। तो E कितना होगा मेरे पास, अगर मैं बोलूं कि मैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दूं वेक्टरली, जो वेक्टरली जोड़ूंगा तो कैसा बनेगा मेरे पास E1 प्लस का E2 वेक्टर फॉर्म में। लेकिन एक का डायरेक्शन इधर की तरफ है और एक का डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं अपने से साइन कन्वेंशन में अपने से इस्तेमाल कर लेता हूं। E1 को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं और E2 को मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूं। तो दोनों वेक्टर मेरे कैसा ऐड हो जाएगा, E1 प्लस का E2, और E2 कैसा होगा मेरे पास माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा,
क्योंकि इधर की तरफ मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ, इधर की तरफ मैं पॉजिटिव इमेजिन कर रहा हूँ और इधर की तरफ मैं क्या साइन इमेजिन कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन इमेजिन कर रहा हूँ, एक दूसरे के अपोजिट नेचर का है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कूलम्स का फॉर्मूला है, कूलम्स का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। कूलम का फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर मैं बोलूं कि जो E1 होगा मेरे पास, E1 क्या बनेगा, तो नेट E क्या बनेगा, E1 में उठाता हूं अपने कूलम्स के फॉर्मूले से। कूलम फॉर्मूला क्या बोलता है मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस में ये समझो मेरा A से लेकर P तक का डिस्टेंस। अब A से लेकर P तक का डिस्टेंस में कैसे समझ सकता हूं, मेरे को O से P तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है R। अगर इसमें से मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल दूं, मतलब L को निकाल दूं, तो मेरे को ये रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा मेरे पास, ये होगा मेरे पास R माइनस का L। तो जब R माइनस का L होगा तो डिस्टेंस का होल स्क्वायर करना होगा मेरे को, तो डिस्टेंस बनेगा मेरे पास R माइनस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गई, इंटेंसिटी ऑफ E1 बन गई। अब इसी तरीके से मैं चलता हूँ E2 पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस माइनस साइन लेके माइनस यूज कर लेता हूँ। E2 क्या बनेगा, E2 भी ठीक ऐसे ही बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये क्या बन जाएगा मेरे पास, यहां भी क्या है मेरे पास, यहां भी Q है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, Q बन गया। अब मैं माइनस क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके इफेक्ट को मैं ले चुका हूं नेगेटिव, इसका डायरेक्शन में इधर की तरफ ले चुका हूं, इसलिए माइनस साइन यूज नहीं करूंगा, पॉजिटिव साइन ही यूज करूंगा, नहीं तो 2 बार हो जाएगा मेरा। मैं सिर्फ अब चार्ज से मतलब नहीं है, मैं फील्ड की इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। एक का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया और एक का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, इसलिए मैं इसको Q ही लूंगा, माइनस Q नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इससे मैंने इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, उसका डायरेक्शन ऑलरेडी क्या बन रहा है मेरे पास, वो डायरेक्शन मेरे पास नेगेटिव बन रहा है। अब इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए मेरे को, डिस्टेंस कहां से, B से लेकर P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है मेरे पास। ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, R पता चल रहा है, R प्लस का L, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास R प्लस का L का होल स्क्वायर। तो अब ये मेरे पास इक्वेशन सेट हो गई, इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P में पता करके बता सकता हूं। तो कैसे पता करेंगे अपन, अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉमन वाला पार्ट है उसको बाहर कर लेते हैं। Q और Q कॉमन है, तो मैंने Q कॉमन उठा लिया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी मेरे पास कॉमन आ गया। अब कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर बचेगा माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, और फिर इधर क्या बचेगा, ब्रैकेट मेरा क्लोज हो जाएगा। अब क्या बना मेरे पास बना E इज इक्वल्स टू Q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं। एलसीएम के लिए सिंपली मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं और यहां मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो 1 से इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास R प्लस L का होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस साइन, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और नीचे क्या देख रहा हूं मैं, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करूं तो ये क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे R माइनस L और R प्लस L, तो क्या बन जाएगा A माइनस B A प्लस B और इसका होल स्क्वायर, मैं दोनों को लेके कंबाइंड होल स्क्वायर कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये मेरा यहां तक मैं पहुंच जा रहा हूं और ये मेरा फॉर्म इतना बच जा रहा है। अब आगे चलते हैं, तो आगे कैसा होगा, आगे चलने के लिए मैं ये वाला पार्ट को मिटा रहा हूं, बोर्ड साफ करते हैं अपन। चलिए, तो अब क्या बनेगा मेरे पास E क्या बना मेरे पास, E बना मेरे पास, E बना Q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा मेरे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, फिर क्या दिख रहा है माइनस साइन, तो माइनस साइन मैं फिर लगा देता हूं, लेकिन अब क्या है मेरे पास ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो क्या बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ पे क्या बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा मेरे पास, नीचे वाला पार्ट मेरा एज इट इज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब ये मेरा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब चलते हैं अपना आगे की तरफ, तो आगे क्या बनेगा मेरे को, आगे मिल जाएगा मेरे को Q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व जब करूंगा देखोगे R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर, ये माइनस साइन के साथ है तो मैं इसको दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, ये आप लोग समझदार हैं, मैं एक स्टेप स्किप कर देता हूं, यहाँ पे ये दोनों मेरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 2RL और 2RL एड अप हो जाएगा, और जैसे ही एड अप हो जाएगा
तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4RL अपॉन का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा तैयार हो गया। अब मैं अगर आगे चलता हूं तो जब मैं आगे चलूंगा तो मैं देखूंगा कि क्या दिख रहा है मेरे को 4QRL। और अभी मैंने एक चीज पढ़ी हुई है, मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, P, और P क्या होता है मेरे पास 2QL। ये मैं जानता हूं। तो अगर मैं इसको इसी 4RL को अगर मैं ऐसा लिखूं, यहां पर लिख लेता हूं मैं 2QL, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास रिमेनिंग पार्ट में बचेगा 2R। देखिए 2 2 जा 4 R L और ये मेरे पास Q, मतलब 4RLQ को मैंने क्या लिख दिया, 2QL अलग कर दिया और 2R वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया। तो नीचे क्या मिलेगा मेरे को, नीचे मिलेगा मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। और अब आगे चलते हैं अपन, जैसे ही आगे चलेंगे तो मैं क्या लिख रहा हूं 2QL, तो 2QL को मैं क्या बोल सकता हूं, P बोल सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास P मिल गया और 2R मिल गया, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास, मेरे को मिल जाएगा 2PR अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो अब मेरे पास ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये क्या बन गया, E इज इक्वल्स टू, इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई R इंटू 2 पाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और चलूंगा, एक स्टेप क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो R है, R मेरा बाहर का डिस्टेंस है, मतलब डायपोल के सेंटर से पॉइंट P तक का डिस्टेंस है। और L क्या है मेरे पास, L मेरा डायपोल लेंथ है। और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि डायपोल लेंथ बहुत ही छोटा सा होता है। तो बहुत ही छोटा सा होता है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा R है वो L की तुलना में बहुत बड़ा है। अगर बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ पे L को नेग्लिजिबल मान सकता हूं। अगर मैं L को नेग्लिजिबल मानता हूं तो मेरा E क्या बन जाएगा, मेरा E बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे मैं क्या करता हूं, L को नेग्लिजिबल मान के खत्म कर देता हूं, एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पे। तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R टू द पावर 4। तो मेरा ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 2 पाई R अपॉन का R टू द पावर 4। और इसी को जब मैं आगे चलूंगा तो एक R से एक मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये R क्यूब बचेगा। तो अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन का R क्यूब। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो मैं 2 मिनट के लिए बोर्ड के साइड हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट करके पूरा डेरिवेशन नोट डाउन कर दो। तो डेरिवेशन क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन का R क्यूब। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए इसको रोक देता हूं। फटाफट छाप लीजिए, इसको पूरा का पूरा उतार लीजिए। चलिए तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट मिटा के बोर्ड साफ करता हूं, इतना पार्ट आप लोग लिख लीजिएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरा जो P पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन का R क्यूब। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। इसको मैं रेड से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला मेरे को याद करना है। याद करने का मतलब ये कि जब भी मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके एक्सियल पोजीशन पे अगर कोई पॉइंट में कंसीडर करूंगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन का R क्यूब। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो डायरेक्शन समझ लें। तो डायरेक्शन समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव के पास में है, ये पॉजिटिव के पास में, मतलब E1 की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और नेगेटिव से दूर में मतलब E2 की इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम टू सेम है। मतलब जो इसका डायरेक्शन बनेगा रिजल्टेंट का, वो डायरेक्शन कहां होगा, इसकी तरफ होगा, E1 की तरफ होगा, टुवर्ड्स E1। या फिर मैं बोल सकता हूं, इसी चीज को मैं बोल देता हूं कि ये कहां होगा मेरे पास, अलोंग AP, AP के अलोंग होगा, A से P की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। और यही फॉर्मूला अगर मैं इधर बनाऊं, कहां बनाऊं मैं, इधर की तरफ बनाऊं, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन मेरा B की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी यहां पे ज्यादा हो जाएगी। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला तैयार हो गया। वो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वो फॉर्मूला है मेरे पास
E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन का r क्यूब along AP। तो ये मेरा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। डेरिवेशन आप लोग नोट डाउन कर लें, कई बार एग्जाम में भी आता है। 3 मार्क्स में ये डेरिवेशन आप लोग को कई बार सीबीएसई के पेपर में मिलेगा। अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट पे आगे की तरफ।